हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेएम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक कंप्लीट है ना, पढ़ लिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा के बारे में। ये वो करंट है जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में चलती है कि बाहर चलती है, वायर में बीच में चलती है। याद होगा आपको, क्यों? ये आपने जो बैटरी से जोड़ा था, यहां पर कोई लूप लो 1, तो इसके लिए आपने लिखा था कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अरे यही तो लिखते हो। और ये नॉन जीरो आता था क्योंकि यहाँ बी आती थी, और आती कितनी थी? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आता था तुम्हारा, यहाँ पर आता भी है। आता ही नहीं आता है? कंपास रखने पर यहाँ घूमता है, यहाँ कंपास रखने पर नहीं घूमेगा, ऐसा हम लोगों का मानना था। मैक्सवेल का नहीं, उसी ने रखा और कंपास घूमा, और कंपास घूमा तो रीजन सोचने लग गया, और रीजन सोचा तो उसने बताया कि अगर यहाँ पर एक लूप लिया जाए तो उसके लिए हमारा बी डॉट डीएल इसको क्या होगा? म्यू नॉट आई। बट यहाँ आई कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पर तो वाकई में ऐसी कोई करंट, क्योंकि वायर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि म्यू नॉट आई इंटू 0 ऐसा आया। लेकिन यहाँ पर बी, इसका मतलब बी नहीं है या नहीं है? बी नहीं है, लेकिन वाकई में बी थी कि नहीं थी? हाँ, कंपास रखने पर नीडल घूमी जो बताती है कि नहीं यहाँ पर बी है, और उस बी को है बताने के लिए इसका मतलब बी डॉट डीएल 0। शुरू में तो 0 आया था। इसके बाद क्या पता चला कि बी डॉट डीएल नॉट इक्वल टू, तो म्यू नॉट आई भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बात समझ आए कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां जो होगा आई 2 मान लो, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो क्या 0 ना हो? म्यू नॉट आई 2, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, और जब ये 0 नहीं होगा तो ये भी 0 नहीं होगा, और नॉट 0 आएगा, नॉन 0। इस I2 का नाम, क्योंकि यहां कोई वायर, नो वायर, कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। नो वायर इज प्रेजेंट हियर, कोई तार नहीं है, और बिना तार के चलने वाली करंट जो ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल इसकी जगह पर है कि नहीं है? तो किसकी जगह पर है? इस कैपेसिटर की जगह पर है। जो इस कैपेसिटर की जगह, मतलब सॉरी, इस वायर की जगह पर, क्योंकि वहां वायर नहीं प्रेजेंट है फिर भी करंट चल रही है, और उसका जवाब यहां से मांगा, यहां से मिला। इसलिए इस करंट को, जो इस करंट को हटा रही है, समझो यहां पर ये करंट नहीं है, वायर ही नहीं है, तो करंट कहां से आएगी? तो इस करंट को हटाने वाली करंट का नाम है डिस्प्लेस करने वाली। नाम कैसा रखा गया उसका? डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जाना गया। और फिर फार्मूला कहा गया कि जो आपने पहले फार्मूला पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ, गलत है। गलत क्या? अधूरा है। असल में क्या है फार्मूला? बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नहीं है, आई नेट होता है, जो कि लिखा जाता है आई सी प्लस आई डी, ये होता है। सी कौन सी करंट है? सी जो कनेक्टिंग वायर में बह रही है, ये IC है। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों, अगर मैं आई लिख दूं तो हो सकता है तुम जोड़ के 2I कर दो, और क्या ये पॉसिबल है? क्यों? जहां एक जगह पर एक ही करंट रहेगी, जहां IC है वहां ID। अगर मैं यहाँ ID लिखूं भी ना नेट करंट, तो ये 0 है, और यहां लिखूं अगर मैं ना IC प्लस ID, जब यहाँ तार ही नहीं है तो ये करंट कहां से आएगी? तो 0। तो यहां पर कौन आ गया? ID। करंट दोनों आपस में इक्वल होती है, दोनों करंट आपस में बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम, सब कुछ सेम, बट जगह अलग अलग। जहां ये है वहां ये नहीं हो सकती, और जहां ये है, देखो तुम्हारे सामने, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि चुंबक ही मैग्नेटिक फील्ड लाता है। कौन सा लाता है? सवाल आया कि केवल चुंबक ही मैग्नेटिक फील्ड लाता है, या फिर चलती हुई करंट, या तो चलती हुई किसी वायर में। तो सवाल है, ना तो यहाँ वायर है तो करंट कहां से आई? अब सवाल इसका जवाब मांगा गया कि करंट कहां से आई, तो फिर अब मैक्सवेल इसमें फंसे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, उसका वाइस वर्सा लगाया उन्होंने, जो पहले पढ़ा था फैराडे लॉ का, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, उसका वाइस वर्सा लगाया, और कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रही है समय के साथ, कभी प्लस कभी माइनस, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, समय के साथ लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बदल रही है। तो उन्होंने कहा कि जो ID है, क्या चीज? जो ID, जो इसके अंदर करंट आई होगी ना,
जो इसके अंदर बी आया होगा वो बी लाने का काम कौन किया होगा, उस बी लाने का काम किया होगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और आई डी बराबर लिखा गया डी अपॉन डी टी, नहीं फ्लक्स लिखा गया डी फाई ई अपॉन डी टी। बाद में रखा गया यहाँ पर तो पाया गया कि गलत है, कुछ यहाँ पर रखा गया आई डी तो गलत पाया गया। और कमी किस चीज की पाई गई, कमी पाई गई यहाँ जो मीडियम होता है एप्सिलॉन नॉट वाला, तो वो आया वो एप्सिलॉन नॉट और पूरा करंट आ गया। और यहाँ से पता चलता है लेसन के बारे में कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से क्या बात पता चली, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कारण है। किस बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कारण बना, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये भी पढ़ चुके हो कि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड किसका कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दोनों अगर एक साथ मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाएगा। कौन सी वेव कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाएगा। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन आप सबने लिखी थी समय के साथ लगातार परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न विक्षोभ वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई टाइम वेरिंग, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन स्पेस बाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। डेफिनेशन याद है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो EMW, इसके बारे में खास सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो ये सवाल आएगी ये बनेगी कैसे, इसके स्रोत की बात कर लेता हूं मैं, उसके बाद प्रॉपर्टी धकेल देता हूं इकट्ठा जितनी है 10-12। स्रोत की बात कर लेता हूं, इसकी सोर्स आएगी कहां से, ये केवल अकेला मैग्नेट ले लो और दोनों दे देगा, नहीं। केवल स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और चलता हुआ दोनों बना देता है। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, लेकिन जो आपको ये चाहिए ऐसा बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसा बनाने वाला कोई नहीं है। फिर सोचा गया कि ऐसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में सोचा गया कि ये मुझे मिल कैसे सकती है, एक्सपेरिमेंटल लैब में कैसे मिल सकती है और हमारे आसपास में हमें कैसे दिख सकती है, ये कैसे मिल सकती है। तो इसको बनाने के लिए आया एक टॉपिक जो आपने पीछे वाले लेसन में जाना है, एलसी सर्किट। कैसा सर्किट, अरे एलसी सर्किट पढ़ा है, एक्सेल बराबर एक्सएससी भी आता है उसी में, रेजोनेंस केस आता है नहीं, वीआईपी केस। तो एलसी सर्किट उसमें एक आता है एलसी ऑसिलेटर, जिसे एलसी दोलित्र कहते हैं, एलसी दोलित्र कहते हैं, एलसी ऑसिलेटर। अब ये क्या चीज है उसको समझो। देखो एल कैसे बनता है तुम्हारा, ऐसे ना, और ये तुम्हारा बनता है कैपेसिटर सी। अगर मान लो कहीं से कैपेसिटर कोई लेकर आया जाए और उसको चार्ज कर, पहले तो डिस्चार्ज रहता है एकदम जीरो, उसको चार्ज करके लाओ और चार्ज रहे और धड़ाक से अचानक से इसको किससे जोड़ दो, इंडक्टर से। किससे जोड़ दो, इंडक्टर से, प्रेरकत्व से। अब आपके पास सी था और आपके पास क्या आया, एल। जैसे ही सी को एल से जोड़ा, इस सी में शुरू में इसमें कितनी एनर्जी है, जीरो, कुछ ना करंट है ना कुछ, लेकिन इसमें एनर्जी थी, कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं है। अब जैसे ही आपने ये जोड़ा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। सोचो ये अपना चार्जिंग खोना, एनर्जी खोना शुरू करेगा और वो एनर्जी किसको मिलेगी, एल को मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी। धीरे धीरे चार्जिंग खत्म हो रही है और इसमें एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ है ये खत्म हो रही है, कम हो रही है, और एनर्जी किसको मिल रही है, एल को मिलेगी। तो इसके अंदर एक टाइम के बाद एनर्जी आ जाएगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना एनर्जी, हाफ सी बी स्क्वायर। इसके अंदर एनर्जी आएगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब ये फुल हो गया और ये डिस्चार्ज, अरे डिस्चार्ज हुआ नहीं हुआ, लेकिन सबको पता है कि ये है इंडक्टर। क्या चीज है, इंडक्टर। और इसमें आपने चेंज लाया, ये चेंज इसे पसंद थोड़ी आएगा, ये चेंज पसंद आएगा इसको, नहीं पसंद आएगा भाई। ये चेंज इसे पसंद नहीं आएगा तो क्या करेगा, वापस से एनर्जी छोड़ना शुरू करेगा, और वापस एनर्जी छोड़ना शुरू करेगा तो फिर से सारा चार्ज आएगा और इसको फिर चार्ज करने लगेगा धीरे धीरे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कभी ये चार्ज होगा, कभी इसमें एनर्जी आएगी, कभी इसमें एनर्जी, कभी इसमें एनर्जी, कभी इसमें एनर्जी। यानी चार्ज या तो कभी इसमें जाता है, कभी इसमें आता है, फिर चार्ज इसमें जाता है, फिर चार्ज इसमें आता है। चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज लगातार बदल रहा है, और चार्ज के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ही टाइम पर, चार्ज के ऑसिलेट करने से, चार्ज के दोलन करने से एक ही टाइम पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें उस इंडक्टर में हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, मैंने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, कितनी आती है, म्यू नॉट,
मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। कैपेसिटेंस के अंदर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल सकती है और क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है, दोनों मिल रही है। दोनों का काम कौन सा कर, रुका हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज, या फिर कब बढ़ता हुआ चार्ज और घटता हुआ चार्ज, रुका हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज, या कभी बढ़े कभी घटे वाला चार्ज। कभी बढ़े कभी घटे मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज। कैसा चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज, जिसको बोलते हैं एक्सीलरेटिंग चार्ज। कैसा चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश। कैसा आवेश, त्वरित आवेश ही कारण है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जन्म का। किसके जन्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जन्म का कारण कौन है, त्वरित आवेश, एक्सीलरेटेड चार्ज, जिसे आप एक और नाम से कह सकते हो कि सर ऑसिलेटरी चार्ज, ऑसिलेटेड चार्ज, जो चार्ज दोलन कर रहा है, झूल रहा है इन दोनों के बीच में। अरे जब यहां आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहां आया तो कौन सा फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों बना रहा है एक ही चार्ज, और ये कौन सा चार्ज कर सकता है, त्वरित आवेश। एक त्वरित आवेश बताया गया, ऑसिलेटेड चार्ज, दोलित्र आवेश जो होता है, एलसी दोलित्र है ना, ये बनाने का काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन अगर मैं कहूं कि इसका ओरिजिन कहां से, सोर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एक्सीलरेटेड चार्ज या फिर त्वरित आवेश, ऑसिलेटेड चार्ज, है ना, ये भी बता सकते हो अगर पूछा जाएगा तो। और उसका सोर्स क्या है, सबसे बढ़िया हमारा एलसी ऑसिलेटर, सबसे जबरदस्त एग्जांपल है ये। फिर उसके बाद वो मार्कोनी वगैरह आए, रेडियो वेव्स वगैरह बनाए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। सबसे पहली रेडियो वेव बना के चले गए, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के चले गए, रेडियो वेव, मार्कोनी नाम था उनका, समझे ना, उनका नाम क्या था, मार्कोनी। तुम्हारे मार्कोनी को आप केमिस्ट्री वाले याद कर लिए, तो वही चीज कि हाँ, मार्कोनी काफ, वही और क्या मैं बोला। तो उन्होंने बताया, और रेडियो वेव्स का उजागर हुआ सबसे पहली। और सबसे खास बात तो ये था कि इन सबको उजागर करने में सबसे पहले विजिबल रीजन आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो स्टडी को और इंटरेस्टिंग बना देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक स्पेक्ट्रम में एक आएगा हिस्सा जिससे बोलोगे विजिबल रीजन। चैप्टर हम उस पर एंड तो करेंगे, लेकिन वॉल्यूम 2 की शुरुआत उसी से होगी, विजिबल रीजन से, ऑप्टिक्स। समझ रहे हो, जहां पर ये चैप्टर बंद कर रहे हो वहीं से वो वॉल्यूम शुरू होने वाला है। तो उसको शुरू करने का तो सोर्स आप जान चुके हो, सोर्स जान चुके हो ना। अब हम इसके बारे में करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डेफिनेशन याद है सबको, डेफिनेशन याद, जब कोई त्वरित आवेश किसी माध्यम में या जब कोई त्वरित आवेश किसी स्पेस में, है ना, किसी दिक् स्थान में संचरण करता है तो उसके चलने से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं। वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं, और ऐसी तरंग को, उसके चलने से जो तरंग बन रही है, ऐसी तरंग को कौन सी तरंग कहोगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहोगे। जब कोई त्वरित आवेश व्हेन एनी एक्सीलरेटेड चार्ज, है ना, जब कोई त्वरित आवेश किसी माध्यम में संचरण करता है, माध्यम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी दिक् स्थान लिख लो, है ना, इन स्पेस, दिक् स्थान, अरे स्पेस लिख लो। जब व्हेन एनी एक्सीलरेटेड चार्ज मूव्स इन स्पेस, तब वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तब वैद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक, हिंदी इंग्लिश, तब वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं, और इससे बनी तरंग को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इससे बनी तरंग को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इससे है ना, simultaneously, then the produced wave से बनी तरंग को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रोड्यूस्ड वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ बनते हैं और चलेंगे भी।
जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसी टाइम पर कौन और बनेगी, बन रही होगी, दोनों एक साथ बन रहे होंगे, दोनों एक साथ चल रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूपी बोर्ड में आता है 4 लक्षण। देखिए केवल कितने लक्षण, 4 नंबर का आता है। हाँ लेकिन ये सदियों में एक बार आता है, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इट इज जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज। यह त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, यह त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, यह त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, अब ध्यान से देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की बात करो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आई कि नहीं आई, और बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड। हवा में ही, वैक्यूम में रहते भी यही हो जाता, क्योंकि फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन, जरूरत ही नहीं है मीडियम वगैरह की। तो दूसरी बात क्या लिखोगे, इनको चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता, डोंट रिक्वायर मीडियम, डोंट रिक्वायर मीडियम, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, नॉन मैकेनिकल हैं, आयांत्रिक जिसे कहते हो, नॉन मैकेनिकल। और एक और बात मैं बता दूं यहीं पर, इनके जो वेक्टर्स है ना ऑसिलेशन में, चलो मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद बताता हूं। तीसरा, अगर मीडियम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बेटा, आयांत्रिक तरंगे हैं, है ना। एक और बात बताऊंगा जो अभी नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं एक और बात, अगर मीडियम में इनको चलाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, तो इनके जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक चार्ज है जो कि एक्सेलरेट हुआ और वो चला, अगर चार्ज सामने जा रहा है ना, सामने, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज जाएगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जरूर, लेकिन उनका जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन वाइब्रेशन, वो ऐसे ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सामने ऑसिलेट कर रही होगी, ऊपर ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पर कहां ऑसिलेट करेगी, बगल। और डायरेक्शन चलने की कैसे है, सामने, परपेंडिकुलर। मेरी बात समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी किसमें, वाई में। देखो चार्ज एक्सीलरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बन गई, वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किसमें बन गई उसी टाइम पर, जेड में। किसमें बन गई, और इलेक्ट्रिक ये चलेगी कैसे, चार्ज एक्सीलरेट है, एक्सीलरेट का मतलब स्पीड कम ज्यादा हो रही है, चल रहा है, वो ऑसिलेट हो रहा है, तो ये और ये एक साथ चलेंगी, और इसके साथ साथ ये भी बनने के बाद रुकी नहीं रहेंगी, यहीं पर ऐसे से ऑसिलेट हो रही है, वो आगे भी चलेगा, और आगे चलेगा तो आगे चलने को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑसिलेशन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन क्या है, अरे यार उनके जो कंपन है वो तरंग के चलने की दिशा के समांतर है या लंबवत है, लंबवत है कि नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हो, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, संचरण की दिशा के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तरंग अगर उधर आगे जा रही है तो ये दोनों उसके क्या करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव।
वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा दूसरी लाइन, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदैव एक दूसरे के लंबवत कंपन करेंगे, ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना। ध्यान से सुनना, अधूरी जानकारी हो गई इसमें। हाँ, ये दोनों इस किसके परपेंडिकुलर हैं? प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। यानी अगर भी सामने को ना, ये देखो अगर इधर भी है ना तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? ई की, और जो सामने आ रही है वो किसकी होगी? तो बी सामने है, बी कहाँ है? आउट, देखो आउटवर्ड, बी कहाँ है? आउटवर्ड। ये क्या है? उसकी स्पीड। तो बी उधर है और ई ऊपर है और बी कहाँ है? बाहर है। तब आपको क्या मिला? भी मिला। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों भी आपस में क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और उसके साथ साथ भी के भी परपेंडिकुलर हैं। इसलिए इसकी डायरेक्शन देने का तरीका क्या लिखा जाता है? देखो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? भी वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। वेक्टर लगा के डायरेक्शन बताया जा रहा है कि कैसे डायरेक्शन बताया जाएगा प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। ध्यान से देखो, मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, याद कर। ये अभी जो बना के मैंने मिटा दिया, ये किसकी डायरेक्शन थी? भी की। ये किसकी डायरेक्शन थी? ई की। जो बाहर आ रहा है वो बाहर कौन आ रहा है? बी। तो ये है बी, बी को बाहर लेना। अब लगाओ ई क्रॉस बी। ई कहाँ है? ऊपर। बी कहाँ है? बी बाहर। तो ई क्रॉस बी, क्या अंगूठा जा रहा है भी के अलोंग? मतलब फार्मूला सही है, उतार लो। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन था 2022 के बोर्ड में, एमसीक्यू में आया था 2022 में। ई क्रॉस बी देखना, ठीक है, 2022 के यूपी बोर्ड में तुम्हारे। अरे चौंको नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी सॉल्व करा, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ऐसे थोड़ी करा दिया यार, हल्के में लेता है। आइए हो गया, इतनी प्रॉपर्टीज लिख लिया। अब बात करते हैं, अगर ये चल रही है तो इनकी स्पीड क्या होगी? अगर ये चल रही है तो इनकी, दिमाग में ये बात आई, और ये बात आई तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लाइट कैसी वेव है? लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये स्पीड भी वही होगी जो लाइट की स्पीड होती है। तो एयर या वैक्यूम में, किसमें? एयर या एयर अथवा निर्वात। ये इंग्लिश और हिंदी वाला जिस दिन ओवरलैप होता है उस दिन ऐसा ही होता है। इन एयर और वैक्यूम इनकी स्पीड क्या होती है? क्यों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और दोनों है या कोई एक ही है? तो सी लिखा जाता है, उसको सी से लिखते हैं और उसको लिखा जाता है 1/√μ0ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ है। और जो सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आता है? 3 × 10⁻⁸। ये दोनों एक साथ आता है। अब परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है? ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? ये तो तुम लिख लोगे, तुम्हें पता था ये सब। ये वाला देखो, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है ना तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ऐसे है कि नहीं है? फिर अगले टाइम पर ये ऊपर जाएगी और ये इधर आएगी बाहर, ऑसिलेशन ऐसे होगा। तो ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। फिर अगले टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस ऊपर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वापस कहां जाएगी? ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये वापस कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक, अरे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी थी? उसके बाद ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड और ये तुम्हारी ऑसिलेशन चलता रहता है, आपस में बदलाव होता रहता है। अरे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सब बदल रहे हैं तो ये बना। उसके बाद फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगी और यहां कौन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर इसको बनाए जल्दी जल्दी में बना के चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारे क्या हो गए?
देखो ऑसिलेशन तिरछा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है, नीचे वाला तिरछा दिखाई दे रहा है। समझ में आया ऑसिलेशन? ये बनाने का तरीका है, जो तुमसे गलत होगा तुम्हें सही करना पड़ेगा। अब जैसे देखो परपेंडिकुलर वाला नीचे चला गया और तिरछा वाला ऊपर आ गया, फिर देखो परपेंडिकुलर वाला ऊपर है कि नहीं है, और ये वाला तिरछा। समझ में आया? ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? और ध्यान से देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, ये क्या वैल्यू है? पीक वैल्यू। इसलिए इसको लिखा जाता है ई नॉट, इसको लिखा जाता है बी नॉट। पीक वैल्यू, शिखर मान, महत्तम मान, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर सॉरी ऑसिलेशन कैसा हुआ, दोलन कैसा हो रहा है, कंपन कैसा हो रहा है, समांतर या लंबवत? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। लंबवत कंपन होता है तो कौन सी वेव्स आती है? अनुप्रस्थ। प्रकाश विद्युत चुंबकीय भी है और साथ ही साथ और क्या है? अनुप्रस्थ है ना? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ भी है। कितने लक्षण लिख चुके? 3-4 लिख चुके। अरे 4 क्या, ये भी लिखा, और अब 5वां भी लिख लो। ई नॉट एंड बी नॉट, ई नॉट एंड बी नॉट मतलब क्या चीज है? ई नॉट और बी नॉट, ई नॉट बी नॉट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ये वो है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों एक ही टाइम पर आते हैं। ई नॉट एंड बी नॉट आर रीच्ड एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे रह जाए और मैग्नेटिक फील्ड देर में लगा दे। समझा इस चीज को? ई नॉट एंड बी नॉट जो भी होंगे वो अपने एक ही टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेंगे। आर अचीव्ड लिख सकते हो, है ना? गेन्ड एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर पाते हैं, अलग अलग टाइम नहीं रहता उसके लिए। पूरी थ्योरी है, अगर समझा जाए तो याद भी रह जाएगा। आगे लिखो। कंप्लीट ना हो गया? वो बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए। अब इसको और आगे डिफाइन करा गया और क्या क्या बताया गया वो भी लिखते हैं। अरे अभी तो बहुत स्टडी बेटा बची है, अभी तो तूने कुछ भी नहीं लिखा। सच्चाई तो ये है कि अभी तो तुमने कुछ भी नहीं लिखा, है ना? और क्या पॉइंट हो गए? 4-5 हो गए थे। 6वां और लिखते हैं। 6वां, ये न्यूट्रल फील्ड है, उदासीन है। ये कैसी फील्ड है? हमेशा फ्री है, हर जगह आती जाती रहती है, हर जगह बनती रहती है। तो इसके बारे में मैं लिखूंगा कि न्यूट्रल फील्ड है। कैसी फील्ड है? कैसी फील्ड लिखी गई है इसको? न्यूट्रल फील्ड। और 7वीं बात करूं मैं, 7वें पॉइंट को, अगर इस फील्ड के अंदर कोई आ गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा कि वो ऐसे जाता रहे, उस पर फोर्स लगाएगी। क्योंकि क्या चीज? क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, और सबको पता है अगर कोई चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी, और अगर कोई रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेशन दे देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन देने काम आती है, तो ये उस पर फोर्स लगाएगी, ये भी उस पर फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, है कि नहीं है? तो अगर कोई एंटर करता है, कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो उसके ऊपर फोर्स ये लगाते हैं, एग्जस्ट फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल। वैद्युत क्या बोलते हो, आवेशित कणों पर ये उदासीन क्षेत्र होता है, फिर भी क्या करता है, ये
ये उदासीन क्षेत्र होता है, फिर भी क्या करता है, उदासीन न्यूट्रल होने के बाद भी ये आवेशित कणों पर बल लगाती है। और ये फोर्स लगाने का जिम्मेदार कौन है, इस फोर्स का जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स का जिम्मेदार है, कॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे उसमें यही है भाई, और क्या है, ठीक है। यह आवेशित कणों पर बल लगाती है, आवेशित कणों पर बल लगाती है ना। अब सुनो ध्यान से, और अभी तो कुछ भी नहीं लिखा तुमने। ई नॉट अपॉन बी नॉट, महत्तम आयामों का अनुपात, महत्तम आयामों का अनुपात, द रेशियोज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। याद करते रहो, ऐसा फार्मूला मैंने पढ़ाया था, बी सी बराबर ई। ऐसा फार्मूला कभी पढ़ा था तूने? वो आज तुम्हारे सामने फिर से, तुम्हारे बी सी डी, जहां डी है वहां बराबर, और फार्मूला वही आया कि कुछ और आया? वही आया। तो बी सी इक्वल टू सी, जो कि तुमने पढ़ रखा है कि सर सी इक्वल टू होता है 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो बात अलग हो जाएगी, μ0 के साथ μr आएगा और E0 के साथ ER आएगा, वो कोई और प्रॉपर्टी हो जाती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अगर कोई मीडियम आएगा तो क्या लिखा जाएगा, सी मीडियम इक्वल टू 1/√μ0 μr इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो μ0 E0 तो सी बना देगा, और फंसा कौन रह जाएगा अंदर, फंसा कौन रह जाएगा, √μr ER। अरे यही तो फंसेगा, ये वेलोसिटी इन मीडियम हो गया। क्या हो गया, वेलोसिटी इन मीडियम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चलने लगी तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में वो चल रही है, जिस मीडियम में चल रही है उस मीडियम की क्या है प्रॉपर्टी, जिसको तुम्हें पढ़ाया जाता है C/N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये उसका फार्मूला है जो तुमको अगले लेसन में पढ़ाया जाएगा, रे ऑप्टिक्स में ये बताया जाता है कि नहीं है? तो ये तुम्हारे पास आया फार्मूला, बहुत शानदार। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे और आते हैं, बस वही है एक फार्मूला, है ना। और उस फार्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो फार्मूला असल में है कैसा, लिखा कैसे जाता है। ध्यान से देखो तो शुरू हो रही है 0 से, शुरू किससे हो रही है, और आगे बढ़ रही है, मैक्सिमम गई, फिर 0 आई, फिर मैक्सिमम गई, मिनिमम गई, नीचे गई, फिर 0 आई। तो लगातार वैल्यू बदल रही है। कौन सा ग्राफ है, साइन कॉस टेन, साइन, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा किसी टाइम पर, किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चीज, तो क्या एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, एक्स में है, वाई में है, किसमें है, एक्स में क्या चीज है, तो EX कितना है 0, EZ कितना है 0, लेकिन EY 0, तो E लिखा गया EY, दैट इज EY। E किस में लिखा मैंने, EY में लिखा गया E0 इज इक्वल टू EY, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। ये K फॉर किंग है बेटा, अभी बताऊंगा ना, काहे जान चली गई। जैसे देखा K दहाड़ने लगे, ये K कहां से आएगी, ये कौन आया दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड BX भी 0 होगा, BX और BY 0 होगा कि BZ 0 होगा, BY 0, क्योंकि जेड में तो है ही यार BY बराबर 0। तो जो मैं B लिखूंगा असल में वो BY होगा या BZ होगा, जो कि B0 लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस KX। ये फार्मूला लिखेगा जाएगा जो आपको पता है। तो मेन फार्मूला ये था, मेन फार्मूला था, जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या चीज है, कोणीय आवृत्ति। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक है। जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो, कोणीय आवृत्ति,
फ्रीक्वेंसी, और नया क्या चीज है के, बाकी सब जानते हो, एक्स वगैरह डिस्प्लेसमेंट सब बाकी जानते हो। के क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। क्या चीज? संचरण नियतांक। के को बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसे संचरण नियतांक के नाम से जानते हैं। और ये आपके सामने फार्मूला आया, समझे? ये बहुत जरूरी फार्मूला था, जिससे आपके सारे सवाल न्यूमेरिकल इसी एग्जाम में तुम्हारे न्यूमेरिकल इसी पर आता है बेटा। इसके अलावा न्यूमेरिकल कहीं से आएगा ही नहीं। तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल के केवल यही दो फार्मूले हैं जो आएंगे और तुम्हें कंफ्यूज करके चले जाएंगे, और तुम्हें फार्मूला याद हो जाएगा। याद हो चुका है क्या? हो गया नहीं सज्जय? जो लिखा है कुछ भी अंतर नहीं है, जो लिखा है उसको याद कर लो बस, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें नई नई चीजें जो आपको बताई गई वो आपके सामने है, देख लो। और इसको अगर और अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या बन के आएगा? के की वैल्यू अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। के इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू पूछे कोई तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओमेगा का कोई पूछे तो 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या चीज है? 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। ये ऐसा करा जा सकता है, ठीक है? ये तुम्हारे पास फार्मूला बन सकता है। और अगर देखा जाए भी इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, अगर बता दे क्या? हाँ क्या कहते हो? बताया जाए? प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, उसी टाइम पे प्रेजेंट रहा करो बेटा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीजें, कुछ भी नया नहीं होता है ना? ध्यान से देखो, अगर मैं सी लिखने की कोशिश करूं, सी केवल क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं? सी, तो सी इक्वल टू लिखा जाता है ओमेगा अपॉन के, या फिर भी लिख लो तो भी इक्वल टू लिखा जाता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई एफ 2 पाई न्यू। के की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई न्यू इंटू, तो सी बराबर फार्मूला है न्यू, जो कि फार्मूला होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी का। सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। अरे भी बराबर एफ लैम्डा, भी बराबर, क्या ये उसी से मिलता जुलता है? नहीं मिलता जुलता है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वही चीज तो लिखी हुई है। तो सी बराबर क्या लिखा गया? न्यू लैम्डा। तो यहां पर जो तीसरा फार्मूला तुम्हारे लिए जरूरी था शायद, वो ये था कि चाहे भी लिखो चाहे सी लिखो, बराबर ओमेगा अपॉन क्या होता है? के होता है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।